मैंने देखा है कि जो लोग डेली ब्रश करते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। ब्रश करने से ज़्यादा ब्रश करने की टेक्निक हाँ। आप किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शुगर से डॉक्टरों की इतनी मतलब क्या दुश्मनी है? शुगर तो डेंटिस्ट मतलब सबसे बड़ा दुश्मन। लोगों को पेन होना स्टार्ट होता है ना दांतों में, तभी वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इंडियन फैमिली में ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर जो आपके पास डेली आते हो? हाँ, एक ये होता है कि दांत निकलवाने से आई साइट चली जाएगी। कोई बच्चा है तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यार इसको अभी ब्रेसेस की जरूरत है? कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसे चीजें हम लोग बता सकते हैं क्या? टूथ गिरा, फिर उसके स्पेस में जो आया दांत, वो बड़ा कितना है, कैसे ग्रो कर रहा है। अगर वो टेढ़ा ग्रो कर रहा है तो आपको पहले ये मतलब कि जस्ट आया वो थोड़ा अलाइन हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो रेगुलरली चेकअप कराते रहिए। बच्चों की ओरल हेल्थ को लेकर पेरेंट्स को क्या क्या चीजें करना चाहिए? बच्चे के मुंह में खाना फंसा हुआ नहीं रह रहा है, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं ना कि खाना खा के यहाँ पे रखा हुआ है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। ये आप एमबीबीएस एंड जनरल फिजिशियन की बात कर रहे थे, ये लोग अर्न भी बहुत ज्यादा करते हैं। डेंटिस्ट जो होते हैं उनकी सैलरी भी इतनी ही कुछ अराउंड होती है। इस फील्ड में भी कोई बच्चा एंटर करना चाहता है तो उसे मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि यू कैन कम विद दिस माइंडसेट कि मुझे कोई जॉब देनी है। ये जॉब वाली फील्ड नहीं है, ये बिजनेस वाली फील्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के कैसे पार्ट के बारे में जो कि मोस्टली हम लोग इग्नोर करते हैं, जो कि हमारे दांत हैं। ऑब्वियसली हम लोग आज इसके बारे में सारी चीजें, जो भी मिथ्स हैं, ब्रेसेस एंड बाकी सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हेलो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतना अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सी ब्रश तो डेली सारे लोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार सुबह भी करो, शाम को भी करो, खाना खाने के बाद भी करो। क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग डेली ब्रश करते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, ब्रश करने से ज्यादा ब्रश करने की टेक्निक ओके। आप किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। एंड उससे भी ज्यादा मैटर करता है आप खाना क्या खा रहे हैं। ठीक है। अब आप कुछ ज़्यादा स्वीट खा रहे हैं हम्म। या कुछ स्टेनिंग ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि आप चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, हम्म। या फिर आप को एसिडिटी ज़्यादा होती है, या फिर ये शुगर वाले जो आप हम्म। चाय में चीनी डालें या ऐसे ही शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। ये सारे में जो बैक्टीरिया होते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके टूथ पे स्टिक हो जाते हैं। तो अगर आप सुबह ब्रश करेंगे, रात को भी ब्रश करेंगे, बट थ्रू आउट द डे आपने जितना खाया है, जितना डैमेजिंग है, अगर वो स्टिक करके रह गया, तो वो तो डैमेज करेगा ही ना। ठीक है। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। देन आती है कि टेक्निक ऑफ ब्रशिंग। ब्रशिंग की टेक्निक होती है, वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है बास टेक्निक, मॉडिफाइड बास टेक्निक, हम्म। जिसमें होता है कि आपका ब्रश आपको लेना है और आप ऊपर से ऐसे सर्कुलर प्लस ऐसे डाउन कर दे, ताकि ठीक है। आपके जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, हम्म। उनके जो पॉकेट्स है वो भी क्लीन होते जाए, उनके दांत भी क्लीन होते जाए इस मोशन से। ठीक है। देन आते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में भी आप नेचुरल के नाम पे या अदर नाम पे ना आपको बहुत ज़्यादा करोसिव प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं। सो यू हैव टू लुक फॉर कि वो ज़्यादा करोसिव नहीं हो, क्योंकि आपके जो ऊपर की दांत की लेयर है एनामल, दैट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एनामल। ठीक अगर है। वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। ओके। एंड वंस इट्स गॉन तो आपको सेंसिटिविटी होगी, आपको कैविटीज भी ज़्यादा होंगे। हम्म। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर मोर देन जस्ट कि आप सुबह और शाम ब्रश करें। मतलब अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस भी आ गए हैं, हम्म। ठीक है, ये सही होते हैं? if you take from a medically like हम्म। certified one, आप हर किसी को मत लो, because medically certified one they have the right frequency in it, ठीक है। कि किस frequency में कितने pressure में brush हो रहा है, that will be right for you, but other than it it's a risky one. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शुगर से डॉक्टरों की इतनी मतलब क्या दुश्मनी है? क्योंकि किसी आप अगर हम्म। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो राइट। बोलेगा भैया शुगर कम करो। हाँ। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब डेंटिस्ट के पास भी अगर जाते हैं तो वो भी शुगर कम करने का बोलते हैं, तो शुगर तो डेंटिस्ट मतलब हम्म, सबसे बड़ा दुश्मन। मुझे लगता है सारे डॉक्टरों का दुश्मन है। नहीं, एक्चुअली प्रोसेस हाँ। शुगर दुश्मन है। ओके। इतनी जो व्हाइट वाली शक्कर होती है, हम्म। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि दैट इंक्रीजेस द इंसुलिन एंड दैट स्टिक्स टू योर बॉडी अ लॉट, लाइक टूथ पे स्टिक करती है, ब्लड शुगर बढ़ाती है। बाकी अदर देन अगर आप यूजुअली नेचुरल शुगर ले रहे हो, हम्म। गुड़ लोग खाते हैं, आई मीन इट गोना साउंड लाइक थोड़ा वियर्ड, बट हम्म। जैसे ओल्ड टाइम्स में तो पेरेंट्स गुड़ ही खाते थे ना, तब हम्म। उनका नहीं होता था। यू कैन रिप्लेस इट विद दिस प्रोसेस शुगर, आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। नॉट कि आप बंद ही कर दो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था हाँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो हुँ, आज से 50 साल पहले अगर जाते हैं
तो वो लोगों के पास में टूथपेस्ट या ऐसी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी, ठीक है? वो नीम की डंडी से भी करते थे, तो वो राइट प्रॉपर रहता था, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आता था जो आजकल आ रहा है, ठीक है? तो वो बेसिकली उस ये जो आपने अभी रीज़न बताया कि शुगर जो है, हाँ प्रोसेस्ड शुगर जो है प्रोसेस शुगर और हम प्रोसेस फूड भी तो खा रहे हैं प्रोसेस राइट। फूड में प्रिजर्वेटिव शुगर एक्स्ट्रा होते हैं और आप जो कह रहे हैं कि नीम के दातुन से करते थे अगेन दैट इज लाइक ए क्लीनिंग मैटर करती है उन्होंने क्लीन किया नीम प्रोटेक्टेड आज की टूथपेस्ट में भी वो लोग नीम ही बोलते हैं ना राइट नीम माया नेचुरल ऑल दिस थिंग सो सी क्लीनिंग करना मैटर करता है टेक्निक मैटर करती है आप अच्छे से करो दैट इज ऑल प्लस वो खाना Okay. भी तो घर का ही खाते थे ना वो इतना शुगर नहीं खाते थे प्रोसेस नहीं खाते चिप्स नहीं राइट। खाते थे बर्गर नहीं खाते थे सो आइडियली हुँ, मॉर्निंग में तो आपको करना ही है, लेकिन हाँ। नाइट में भी अगर आपको लगता है कि भैया बर्गर, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं, नहीं, हो गया क्या ज़्यादा क्या होता है, करना करना ही ही है, सो फ्रीक्वेंसी तो 2 ही रखना है ना? हाँ, 2 ही रखनी। ओके। एंड लोगों के पास में एक बहुत मतलब मिथ है कि जब लोगों हुँ, को पेन होना स्टार्ट होता है ना दाँतों में, तभी वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो हुँ, ऐसा कुछ है जैसे कि आजकल मैं खुद भी जैसे जिनसे मैं सीखता हूँ, हुँ, वो लोग मुझे ये बताते हैं कि यार हार्ट हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, एक बार 30 के बाद में या फिर अगर 25 आपने क्रॉस कर लिया है, हुँ, तो एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें एटलीस्ट ईयर में एक बार चेक करना चाहिए। ऐसा डेंटिस्ट के साथ भी होता है क्या कि आपको करना ही चाहिए कि चलो ईयर में एक बार आप दिखा दो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ताकि वो आगे जाकर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बने? सी हाँ। डेंटिस्ट के पास जाना इज़ अ रेगुलेटरी थिंग ओके। मतलब कि आपको जाना ही चाहिए सिंस बचपन से जाना चाहिए। हुँ, डेंटिस्ट्री में भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री होती है एंड ऑर्थोडोंटिज्म मेनली टीनेज से लेके आप एडल्ट हो रहे हो तब तक की होती है। हुँ, यू नो दीज़ थिंग्स तो अब ये आपको करना चाहिए बचपन से बट हमारे देश में कल्चर नहीं है इस बात का। राइट। आप किसी भी और कंट्री में जाएँगे सो दे डू हैव अ मैंडेटरी लाइक यू नो स्कूल के हुँ, चेकअप्स या आपको जाने इट्स कंसिडर्ड एज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो अब ये हम सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए बट हुँ, दिस शुड बी इंस्टॉल्ड इन अस कि ये तो तुम्हें जैसे तुम बाल कटाने जाते हो या तुम आई डोंट नो जो भी रेगुलरली आप काम करते हो आपको उसकी तरह चेकअप करना चाहिए एंड नॉट जस्ट दिस इवन रेगुलर जो आपका फुल बॉडी चेकअप है हुँ, हुँ। आफ्टर एवरी ईयर सर्टेन एज के बाद यू शुड डू इट यही आपका प्रिवेंटरी हाँ, अब पहले तो फुल बॉडी चेकअप के लिए भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एग्जैक्टली अभी ये जो हार्ट इश्यूज़ आने लगे हैं, उसके कारण लोग करवाने लगे हैं। अच्छा, लोग डेंटिस्ट के पास तभी क्यों जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है? आप मतलब आपके पास तो ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या लगता है आपको? पेन इज लाइक जब अनबियरेबल हो हुँ, जाता है देन ओनली क्योंकि हमारे मतलब इट्स नॉट इंस्टॉल्ड इन अस कि हम प्रिवेंट करें उस चीज़ को सो वंस इट अनबियरेबल कि अब हुँ, सड़ ही चुका है अब कुछ नहीं हो सकता हुँ, मोस्ट ऑफ द केसेस दैट यू विल सी ऑफ द पीपल वो एक्सट्रैक्शन के या आरसीटी के ही होते हैं लोगों को इसकी ही मोस्ट अवेयरनेस है कोई अगर आप ऐसे भी नॉर्मली जाएंगे हुँ, डॉक्टर्स विल टेल यू दैट डेंटिस्ट विल टेल यू दैट कि आप ना क्लीनिंग भी करवा लें कि आपके पॉकेट्स में इन्फेक्शन है आप वो पॉकेट्स भी क्लीन करा लें दे विल गिव यू ऑप्शंस बट पीपल डोंट ऑप्ट फॉर इट बिकॉज उन्हें लगता है वेस्ट ऑफ मनी है हुँ। फिर ये सारी चीज़ें फर्दर ईयर्स एंड ईयर्स ऑन हो करके कन्वर्ट्स इनटू कैविटी कन्वर्ट्स इनटू लाइक यू नो कि रूट कैरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं जबकि फिर ऑप्शन ही नहीं रहता आपको चेंज ही कराने पड़ेंगे दांत पेन अनबियरेबल है अच्छा, इसका मैक्सिमम कहाँ जैसे कि हाँ हार्ट हेल्थ में ऐसा होता है ना कि ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज़ हुआ हम्म एंड फिर लास्ट में आपको हार्ट अटैक आ ही जाएगा, ठीक है? हम्म सो दाँतों की जो प्रॉब्लम है, ये हम्म मैक्सिमम कहाँ पर जाके रुकेगी कि बस निकालना? नहीं इस मतलब दिस इज समथिंग जो लोगों को एट मोस्ट हुँ, पता है पर रूट की इश्यूज जो है इट्स एक्चुअली कनेक्टेड टू होल सिस्टमिक ऑफ योर बॉडी लाइक अगर ठीक मैं है। कुछ एग्जांपल दूं हुँ, कि पायरिया और डिगनो पायरिया कि पायरिया क्या होता है हुँ, पायरिया पायरिया होता है कि आपके गम्स में से जो है खून हुँ, निकल रहा है ठीक है ठीक है। इट्स लाइक इवन डेंटिस्ट्री में इट्स अ पेरिडोनटल ब्रांच जो हुँ, इतनी ज्यादा अवेयर नहीं है लोगों को नहीं पता है बट पायरिया में जो कॉज करता है बैक्टीरिया इट्स पी जिंजिवाइलस ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये अल्जाइमर में ब्रेन में भी आइडेंटिफाई हुआ है कनेक्शन हुँ, लाइक हुँ, जिसको अगर आपको इन्फ्लेमेशन है विच मीन्स कि आपके उसमें मतलब यू नो स्वेलिंग है या वहाँ पे पस भरा हुआ है तो आपके हार्ट डिजीजेस के स्ट्रोक हुँ, के चांसेस 20% 21% इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे ओके, इंक्रीज हो जाते हैं देन डायबिटीज एज यूर टॉकिंग हुँ, अबाउट HbA1c एक फैक्टर होता है जिससे पता चलता है प्रिकर्सर ऑफ डायबिटीज होता है हुँ, इसका मतलब कि अगर आपके ब्लड में आपको ऐसे दिखता है तो बोलते हैं कि आपको डायबिटीज के चांसेस है क्योंकि आपका इंसुलिन थोड़ा खराब चल रहा है ठीक है।
तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको गम की डिसीजेज होंगी, और अगर आपको गम की डिजीजेस हैं हम्म, तो ये आपके जो इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपको डायबिटीज की चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और एग्जैक्टली। हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं इसका लिंक आपको मिल ही जाएगा। आपके मुंह से खाना जा रहा है, दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, सो ऑफ कोर्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड अगर हम लोग चेकअप की बात करें, सो एडल्ट को या फिर बच्चों को साल में कितनी बार एटलीस्ट चेकअप करवा ही लेना चाहिए, डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए, या फिर कोई मैंडेटरी नहीं है? आपने अभी बताया मैंडेटरी तो है, जाना ही चाहिए। सो कितनी बार जाना चाहिए? मैंने प्रैक्टिकली हम्म, बोलूँगी, क्योंकि देखो हेल्थ बिल्स ना इतने हम्म, आसान भी नहीं होते हैं पे करना, ठीक है? हर कोई बोल देगा कि 2 हम्म, बार 3 बार आना चाहिए, बट पे करने के लिए होने भी तो हम्म, चाहिए ना। लाइफ में आपके ही थोड़े मतलब इट राइट। इट इज़ हेवी, ओके, लेट्स बी प्रैक्टिकल। सो अगर जनरली गो फॉर अ फुल बॉडी चेकअप, एंड डेंटिस्ट के पास आप एक बार जा सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है देन गो फॉर 3 और 6 मंथ्स, अगर वो जब आपको बुलाए आप उनके पास जाइए। एज़ ऑफ नॉर्मल ये चल रहा है तो साल में एक बार तो चेकअप करा लेना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमल बेसिस यू कैन डू। ओके, मतलब कि एटलीस्ट वन टाइम तो आप जाओ। ओके। एंड ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो कि अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में लेकर आए तो 80% या 70% जो डेंटल इश्यूज होते हैं वो होंगे ही नहीं? आई थिंक व्हाटएवर यू आर ईटिंग, आप हम्म, कुछ भी खा रहे हो तो उसके बाद डू लाइक अ गार्गल ऑफ वाटर, जैसे कॉफी भी पी लिया, हम्म, कुछ मीठा खा लिया, तो एटलीस्ट जो आपका बैक्टीरिया वॉश ऑफ हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग यू कैन डू। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे तो मैं बोलूंगी कि हम्म, कट ऑफ कर दो शुगर या खाना थोड़ा अच्छा खाओ, बट देखो पॉसिबल नहीं होता, अगेन बीइंग प्रैक्टिकल। सो वट एवर यूर ईटिंग, वट एवर डूइंग, वेरी स्मॉल गार्गल ऑफ वाटर, एटलीस्ट वॉश अप योर माउथ, ताकि जो बैक्टीरियाज एक्यूमुलेट हो सकते हैं वहाँ पे जो चांसेस हैं हम्म। वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ शुगर के साथ में ही है? जैसे कि मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, हुँ। तो मैं करूँ, या फिर जैसे मैंने ब्लैक कॉफी पी, उसमें शुगर है ही नहीं, तो उसमें भी करना चाहिए? मतलब कुछ भी अगर आप खा ब्लैक रहे हो तो करो। कॉफ़ी के लिए इसलिए मैंने बोला हम्म, क्योंकि वो स्टेन करता है। हम्म, तो जब दाँत भी पीले होंगे तो वो हम्म, प्रॉब्लम हो जाती है ना। ओके। सो फॉर दैट स्टेनिंग या फिर शुगरी प्रोडक्ट्स में तो एटलीस्ट करिए। अच्छा, ब्यूटी को हम लोग साइड में रखते हैं हाँ। और बिल्कुल मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि अगर दांत पीले हो रहे हैं हुँ। और तो ये प्रॉब्लम है, इससे कैविटी या कुछ और हो सकता है, या जिसे मैं डेली ब्रश करता हूँ, हुँ। ठीक है, या फिर कोई और पर्सन है जो डेली ब्रश करता है हुँ। और उसके बाद भी उसके दांत पीले हो रहे हैं, मे बी कुछ ओके। डिफिशियंसी के कारण होती है। दाँत पीले होने के मेजरली 2 प्रॉब्लम्स हो हम्म, सकते हैं। फर्स्ट वो है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें स्टेन लग जा रहा है आपके हम्म, दाँतों पे, वो स्टिक कर रहा है, ठीक है? वॉश ऑफ नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसका कलर खराब कर रहा है। दूसरा जो बहुत मेजर कॉज़ होता है वो कि आपकी एनामल जो है ना, हम्म, वो इरोड ऑफ हो रही है। ठीक है। एनामल जो है आपका व्हाइट कलर देती है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं और व्हाइट दाँत दिखते हैं। ठीक है। बट जो आपके डेंटिन होते हैं, जो हम्म, अंदर लाइव पार्ट होते हैं, वो येलो होते हैं। ठीक तो है। जो येलोनेश मोस्टली लोगों को दिखती है ना, वो हम्म, इसलिए होती है क्योंकि एनामल जो है वो चिप ऑफ होता जा रहा सो मतलब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ही या है। सो साक्षी, मुझे यार ये बताओ कि इंडियन फैमिली में हुँ। ऐसे कौन-कौन से मिथ्स हैं डेंटिस्ट को, मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, जो आपके पास डेली आते हों? Okay, firstly, I want to clear कि I am mostly on the managerial positions. ओके। I handle the like health clinics in the हुँ, marketing. मैं upfront patient से deal 2 साल से नहीं कर रही हूँ. ठीक इससे है, पहले मैंने किया है. ठीक है। So if there are some changes, हुँ, so the current dentists who are working, they will हुँ, be knowing, the doctors will be knowing. But जितना मुझे पता है from हुँ, my experience. So firstly तो ये आता है कि डॉक्टर्स पैसे खा रहे हैं. कुछ हुँ, मतलब नहीं है, सब कुछ नहीं होता. हम तो बड़े हो गए इसके हुँ, साथ ही हुँ, हो जाएगा, कुछ नहीं कर लेंगे. इतनी कोई तकलीफ नहीं है, सह लो। अदर देन इट मोस्टली मुझे एज़ ऑफ कुछ नहीं होता, अदर देन फाइनेंसेस तो लोग काफ़ी ज़्यादा कोई मिथ रखते नहीं हैं। ठीक है। मतलब उनको हाँ, एक ये होता है कि दाँत निकलवाने से आई साइट चली जाएगी। पता नहीं किसने ये अफ़वाह फैलाई है। ओके। बट या एक्सट्रैक्शन करने वालों को ये बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है कि अरे नहीं, अब दाँत निकल रहा है, मेरी आई साइट चली जाएगी। कुछ को हुँ, लगता है सुनने की क्षमता भी चली जाएगी। दैट ठीक है। इज़ समथिंग काफ़ी मतलब समझ नहीं आता कि हुँ, हुँ, कैसे है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक ऐसा काफ़ी मिथ्स है। ओके। सो आँखों के नंबर नहीं जाएँगे नहीं, अगर दाँत बिल्कुल नहीं निकालोगे तो। जाएँगे। ओके। सो अच्छा, ब्रेसेस ब्रेसेस पे हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि उँगलियाँ हुँ। बढ़ जाती है या किसी को और एक्स्ट्रा दाँत कहीं और से आ जाते हैं। हाँ। इसका क्या रीज़न होता है?
ये जेनेटिक रीजंस होते हैं जो एंड मेनी और टाइम क्या होता है कि यू कैन से इट इज अ कंफ्यूजन आल्सो कि आपके प्राइमरी टीथ जो मतलब दूध के दांत वो शेड ऑफ नहीं हुए और आपका परमानेंट टूथ आ गया। इसके अलावा इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, आप इसे निकाल सकते हो, जो भी मतलब दैट मोस्टली इज लाइक कि हार्मलेस होता है, सो यू कैन ओके। टेक इट ऑफ। अगर हम लोग बच्चों की बात करें, हाँ। ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय हमारे पेरेंट्स ने तो वो सही चीज नहीं की। आज की डेट में अभी जो न्यूली पेरेंट्स बन रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी हैं, उनको क्या चीजें अपनी लाइफ में बच्चों के लिए लेकर आनी चाहिए, जिससे जैसे कि डेंटिस्ट के पास फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है हाँ। ना? तो किस एज में जो पेरेंट्स हैं उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि सारा, और जैसे फॉर एग्जांपल चेकअप भी जो होता है, ठीक है, अब पेरेंट्स को तो अपने बच्चे सही लगते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, सारी चीजें प्रॉपर है, ठीक है, तो जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और एक बार तो चले ही जाना चाहिए, क्या लगता है ऑफ कोर्स जाना चाहिए। आई विल से कि बच्चों लाइक विद द केस ऑफ हम्म, किड्स तो आपको बचपन से ही जाना चाहिए। ठीक लाइक है? यू नो कि सारी ग्रोथ ट्रैक होती है उससे आपकी। कोई भी इश्यूज आते हैं ना, कि जैसे आपका इशू था, हम्म, ऐसे इशू नहीं आते बच्चों को फिर सी, क्योंकि ये सब इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अभी ये ऐसे नहीं था कि लुक वाइज खराब लग रहा है, यू नो यू स्टिल अलाइनमेंट है, हाँ, इट इज नॉट लुकिंग ऑफ इन योर फेस, तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ दांतों की प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि वो टेढ़े मेढ़े हैं, कि अगर वही जो दांत आपका था वो अगर थोड़े और तरीके से होता, गड़बड़ हो जाता, पूरी अलाइनमेंट खराब हो जाती है आपकी, तब तो आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट योर तब तो डेफिनेटली नहीं जाता। नहीं नहीं, इससे ज्यादा मेंटल हेल्थ हाँ, अफेक्ट करती है ना, कि ओके। आप ये सोचते हो कि अरे मैं अच्छा नहीं दिखता, ये नहीं होता। तो हम्म, पहले तो बचपन से जाना चाहिए। जहाँ तक बात रही ब्रेसेस की, तो ब्रेसेस आर टिपिकली टीनेज ईयर्स होते हैं आपके, कि 13-14 होते हैं। आपके सारे परमानेंट टूथ आ चुके हैं, अलाइन मतलब पूरे जो भी दूध के दांत थे, प्राइमरी टीथ थे, वो जा चुके हैं। दैट इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि जस्ट न्यू न्यू है, तो बोन डेवलप ही हो रही है आपकी। जो मैग्जिला ऊपर होती है वो डेवलप ही हो रही है, तो उसके साथ आप लोग विद लाइक, क्योंकि एक 8 साल का ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट चलेगा। ये मैं रियलिटी के साथ बता रही हूँ। लोग बोलते हैं 2-3 साल में हो जाता है, ओके। बट मोस्टली 7-8 इयर्स यू कैन कंसिडर कि चलता है लॉन्गेस्ट। ओके, सो ये आपके इस टीनेज इयर्स में कवर हो जाएगा, बोन डेवलपमेंट के साथ, एंड परमानेंट कवर हो जाएगा। ओके। इसके बाद भी होता है, 27 की एज तक नॉर्मली पॉसिबल है, लेकिन रिलैप्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल तो 30 प्लस भी लोग करवा ही रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज़ नए आ चुके हैं, बट उसके साथ आपको रिलैप्स के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो मुझे कहीं से पता चला था कि ब्रेसेस लगाने से आँखों पर भी कोई इम्पैक्ट आता है, या मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है। दाँत से कुछ भी रिलेटेड आईज़ को प्रॉब्लम नहीं करता है। हुँ, सी, जो आँखों की नसें हैं और जो दाँतों की नसें हैं, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है। वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एज़ ऑफ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो वो ऐसे कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे कि ब्रेसेस से मेबी कुछ ऐसा, क्योंकि वो शायद स्टील के होते हैं ना सी, ब्रेसेस? ब्रेसेस जो हैं, हाँ। आपको या तो मटेरियल से एलर्जी हो सकती है एट हुँ, मोस्ट, उससे पेन डेफिनेटली होता है, क्योंकि प्रेशर एंड फोर्स अप्लाई होता है, तो आपको पेन हो सकता है, बट पेन इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू बेयर। इनडायरेक्ट भी कोई कनेक्शन नहीं? इनडायरेक्ट भी कोई कनेक्शन है। हाँ, ओके। लेट में एनाटॉमी अच्छे से बताऊँ तो जो फेस की 5 ऐसे नर्व्स जाते हैं, हुँ, तो ये इधर आपके मैंडिबल में आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे यू नो इस पे जाती है, सिंगल नर्व है। कोई कनेक्शन नहीं है आँखों का आपका। ओके। फेशियल नर्व के ब्रांचेस होते हैं, आप ऐसे गूगल में देख सकते हैं, वो क्लियरली दिख जाएंगे, नो कनेक्शन लाइक दैट। सो साक्षी, मुझे ये बताओ कि जो अभी इनलाइनर्स हो आ गए ना, इनविजिबल इनलाइनर्स, इनविजिलाइंस। ओके, सो ये क्या है, और ये क्योंकि आपने अभी हम डिस्कस भी करे थे कि आ, लोगों को ब्यूटी और अपने फेस, क्योंकि जो ब्रेसेस होते हैं वो उतने अच्छे लगते नहीं हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर अब ट्रेडिशनल ब्रेसेस है उसी पर रहना चाहिए? नहीं नहीं, डेफिनेटली अच्छा है अच्छा है। कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो थे कि दे आर द बिगिनिंग ऑफ, इसके अलावा जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है इसका, सिरेमिक्स आए हैं, इसके बाद इन्विजिलाइनर्स आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जस्ट इन अ बेटर वे कि आप लाइक यू नो, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है कि अगर आप लुक्स की वजह से ये नहीं करा रहे, सो सी,
this is not gonna affect your looks and it is gonna work for your teeth as well. So nothing difference in it, सिर्फ prices का difference होता है. ओके तो आपके बजट में जो है वो करा सकते हैं, वरना कराना डेफिनेटली दोनों चाहिए, मतलब ओके चाहिए. हाँ. एंड अगर मेरा कोई बच्चा है तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यार इसको अभी ब्रेसेस की जरूरत है, ठीक है? कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसे चीजें हम लोग बता सकते हैं क्या? सिम्टम्स क्या, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं हम्म, तो आप डेफिनेटली लेके जाए. इसके हम्म, अलावा प्रिवेंट की अगर आप हम्म, बात पूछना चाहते हैं, तो प्रिवेंट की ये बात है कि बचपन लाइक जब बहुत बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ऐसे थंब सकिंग की आदत होती है, हम्म, या फिर वो ऐसे मुंह से सांस लेते हैं. तो इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रिवेंट जल्दी से एज अप्रोप्रिएटली रोक देंगे कि ये सब नहीं करेंगे, तो उनका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा. दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि जो दांत शेड हो रहा है, मतलब जो जैसे कभी पहला जो टूथ गिरा, फिर उसके स्पेस में जो आया दांत, वो बड़ा कितना है, कैसे ग्रो कर रहा है. अगर वो टेढ़ा ग्रो कर रहा है तो आपको पहले ये मतलब कि जस्ट आया वो थोड़ा अलाइन हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो रेगुलरली चेकअप कराते रहिए. एंड वन जब एज आएगी तो फिर लग जाएंगे, अदरवाइज वो सॉर्ट आउट हो जाता है. एंड जो ब्रेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ. इसमें ऐसा होता है जैसे आपने बोला कि आपने कुछ टाइम बताया था, कितना टाइम बताया था आपने? 13-14 के बाद, टीथ को पूरा अलाइन होने में कितना टाइम लगता है? एट मोस्ट 7 to 8 years. 7 टू 8 इयर्स। और कुछ डॉक्टर जो हैं मोस्टली क्लेम करते हैं या फिर मे बी उनकी डेंटल कंडीशन देखकर क्लेम करते होंगे, ठीक है? कि 1 ईयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाता है या फिर पॉसिबल ही नहीं है? नहीं हो जाता है, पर वो केसेस पे डिपेंड करता है. ओके। अब देखिए कि किसी का सिर्फ एक टूथ है, हुँ, तो उसे एडजस्ट करने में ऑफ कोर्स थोड़ा कम ही टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू कि आपके ऊपर नीचे पूरे जॉज में प्रॉब्लम है, मतलब ओके। कि सारे ही दांत टेढ़े हैं, उसे तो लंबा टाइम लगने ही वाला है. सो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन कि कितना करेक्शन नीडेड है. करेक्शन नीडेड तो इस पे भी डिपेंड करता है कि अब इफ यू हैव टाइम आई एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि जो ऑर्थोडोंटिक से ब्रेसेस की आप बात कर रहे हो, टीथ को अलाइन होने के आपके मुंह में इतना स्पेस भी होना चाहिए. टीथ टेढ़े मेढ़े क्यों होता है? जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और परमानेंट होते हैं, वो बड़े होते हैं. तो जब वो आते हैं रिप्लेस करते हैं, अगर आपका जॉ उसके हिसाब से बढ़ नहीं रहा है तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिली है ग्रो करने की. तो जब हम बड़े होते हैं उसके साथ हमारा जॉ बड़ा होता है, हमारे बोन डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस डेवलपमेंट स्टेज में हम उसे अलाइन कर देते हैं ठीक है। लिटिल बिट फोर्स के साथ. बट अगर आपके जॉ में स्पेस नहीं है, या आपके टूथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, डिस्टेंस और वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा. जिनमें कम है वो 1 साल 2 साल में डेफिनेटली ठीक हो सकता है, बट नॉट एवरीवन्स केस. तो ये जो टेढ़े-मेढ़े दाँत हो जाते हैं, हाँ. ठीक है? ये अगर लुक्स किसी को मैटर नहीं करता, तो उसको सही करवाने चाहिए या फिर नहीं करवाने चाहिए? नहीं, अगर आपको मैटर नहीं करता है तो आप मत कराइए. बट अदर प्रॉब्लम वे ये होती है हाँ। कभी-कभी कि जो टूथ्स टेढ़े-मेढ़े होते हैं उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्लाक इकट्ठा हो जाता है, या खाना फँसने लगता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अगर वो दिक्कतें नहीं है, इट्स अ लिटिल बट मतलब मेरा खुद का थोड़ा-सा दाँत टेढ़ा है. मतलब मैं खुद नहीं गिरवाती बिकॉज़ मुझे ऐसे कोई इश्यू नहीं होते उससे. ठीक है। हाँ. एंड आपने जो अभी बच्चों का बताया ना थंब वाला, सकिंग. हाँ. हाँ, सो उसमें उसी के कारण जो कुछ बच्चों मतलब बड़ों के भी दाँत जो थोड़े से बाहर उठ जाते हैं, वो उसी रीज़न से होता है? एग्ज़ैक्टली उसी रीज़न से. ओके, सो ये मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हाँ, पेरेंट्स को बहुत कि ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. ओके, सो चाइल्डहुड में ब्रेसेस लगाने का एक करेक्ट टाइम क्या होता है? मतलब कि किस एज में लगवा लेना चाहिए या फिर कभी-कभी तो मैंने मैंने खुद ने पर्सनली देखा है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, मे बी वो अवेयरनेस है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को भी ब्रेसेस लगा देते हैं। तो कोई इसका लिमिट एज रिस्ट्रिक्शन है क्या कि इस एज के बाद में ही लगाओगे तो बेटर रहेगा? सी मोस्टली अगर जो आप बोल रहे हैं दैट इज प्रिवेंटिव ब्रेसेस इन अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज मोस्टली रिलेटेड विद द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू कि स्पेस नहीं है टूथ को आने का, तो वो उसके लिए थोड़ा लगा देते हैं ताकि टूथ मतलब राइटली आए. वो बहुत रेयर केसेस होता है. मोस्टली 14-13 इज एक्चुअली द राइट टाइम कि जब पूरे टूथ आ जाए, आपको दिख रहा है कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आप उसे अलाइन कर दें. अर्ली चाइल्डहुड तो आई थिंक मोस्टली इट्स डन फॉर दैट, हाउ मच आई रिमेम्बर, कि ना टूथ इज कमिंग नॉट इन द सेम प्लेस, कि जैसे ये अलाइनमेंट है, कई बार दांत पीछे आता है, आगे आता है,
तो उसके लिए आप कई बार लगा देते हो कि ओके सपोर्ट मिल जाए उस जगह पे आने के लिए। ठीक है दीज आर नॉट एक्चुअली ब्रेसेस। हाँ अगर मेजर प्रॉब्लम होती तभी आप जाओ हाँ, मतलब अदरवाइज नहीं बच्चों को तो डेफिनेटली आपको ईयरली और 2 टाइम ईयर लेके जाना चाहिए। चलो ठीक है, आप थोड़ा बड़े होने के बाद आपके दांत ठीक है तो आप साल में एक बार जाइए, बट एटलीस्ट ग्रोइंग स्टेज पे तो आप करवा ही लीजिए, मतलब 2-3 बार ठीक है चले ही जाइए। एंड ब्रेसेस की हम लोग बात करें तो हम्म। अगर मेजर इश्यूज अगर आपको है हम्म। ठीक है तो आप ब्रेसेस लगाओ अदरवाइज उनको प्रॉपर ग्रो हो जाने दो समझ लेने दो कैसे क्या हो रहा है देन आप करवाओ 14 के टीनेज हाँ एग्जैक्टली 14 ईयर आपको समझ में आ जाता है कि हम्म, आपके दांत कैसे हैं, टेढ़े हैं मेढ़े हैं कैसे, उस एज में आप चले जाइए, टेढ़े हैं तो सही करवा आज लीजिए। की जनरेशन तो 14 में खुद ही चले जाएंगे अगर हाँ। मम्मी पापा नहीं ले जाएंगे तो अगर मैं 14 15 20 तक नहीं करवाता हूँ एंड मुझे 35 में 45 में याद आता है कि नहीं यार अब मुझे करानी चाहिए ठीक है तो वो कुछ इम्पैक्ट डालता है या फिर कभी भी करवाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं देखिए, परफेक्ट एज तो मैंने आपको बताया है, करेक्ट टीनेज होती है, हाँ डेवलपिंग होती है। 27 के पहले मोस्टली आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 27 तक मैक्सिमा इज डेवलपिंग, थोड़ा सा डेवलपिंग, लाइक लेफ्ट बोन फ्यूजन बाकी रह गया है। बाकी स्टिल माय सिस्टर आई वेंट फॉर लाइक द ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट अराउंड लेट 20, सो उसके ऑफ कोर्स ठीक हो गए हैं, पर रिलैप्स के केसेस होते हैं। रिलैप्स अगर आप ध्यान नहीं रखो, विच इज रिटेनर आपको रात में लगाना रहता है, मोस्टली डेंटिस्ट प्रेफर मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप 1 साल लगाइए, बट लाइक आई हैव सजेस्टेड माय सिस्टर कि तुम लाइफ लॉन्ग गो फॉर अ रिटेनर, क्योंकि रात को लगा के सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट विल हेल्प यू, लाइक केस बिगड़ने से तो बेटर है प्रिवेंशन लेना। ओके एंड बच्चों की ओरल हेल्थ को लेकर पेरेंट्स को क्या क्या चीजें करना चाहिए जैसे कि मैं तो जब छोटा था तो चाय नहीं मिलती थी बिना ब्रश की ठीक है एंड अभी भी शायद नहीं मिलती होगी सो ऐसे और कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शन पेरेंट्स को लेने चाहिए ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ओके, जैसे इन्फेंट होता है उसके तो आप जैसे दांत आने शुरू होता है, तो देयर इज अ फिंगर ब्रश जो कि सिलिकॉन एंड रबर बेस्ड होता है, उसमें आपको कुछ पेस्ट अप्लाई नहीं करना होता, आपको सिंपली ना टूथ थोड़े क्लीन करने होते हैं, गम मसाज करने होते हैं, ताकि जो बेबी टीथ है वो अच्छे से आ जाए, उससे पेन कम हो और जो टीथ है वो भी क्लीन होते रहे। आप केमिकल उस पॉइंट तक नहीं लगाते। पीपल हैव स्टार्टेड लाइक प्रमोटिंग सम बेबी प्रोडक्ट्स कि क्योंकि फिर अगर आप टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे हो थोड़ी स्मेल तो आएगी दूध एंड ऑयल के, अगर आपको बियरेबल है तो इट्स फाइन। अदरवाइज जब किड्स लाइक गोइंग फॉर द स्कूल एंड कॉलेज, उसके मतलब 2-3 साल तक स्कूल में जा रहे हैं, प्री स्कूल में जा रहे हैं, तब यू कैन स्टार्ट विद सम टूथपेस्ट, सम लाइक लेस केमिकल टूथपेस्ट, और आप उसे टेक्निक ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से अच्छे से सिखाएं। इसके अलावा डेफिनेटली मेक श्योर कि लाइक बच्चे के मुंह में खाना फंसा हुआ नहीं रह रहा है, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं ना कि खाना खा के यहाँ पे रखा हुआ है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, क्योंकि वो खाना यहाँ पे जो रहेगा दैट इज इवन, जैसे रोटी भी हो गई, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, शुगर में कन्वर्ट होते हैं, तो आपके मुंह में वो डाइजेस्ट स्लोली स्लोली हो रहा है, क्योंकि एंजाइम डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो वो मुंह में रखेगा तो वो एंजाइम वहाँ पे होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, मुंह में सलाइवा इकट्ठा होते जा रहा है, वो भी बहुत डैमेज करेगा। फूड इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे पॉकेट में फंस गया तो वो इन्फ्लेमेशन करता है, विच इज पस क्रिएट करता है, पस भी होगा तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्स्ट्रा हो गए तो रूट में भी इफेक्ट कर देते हैं कि वो गलाने लगते हैं रूट को। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल एक बच्चों की आदतें आप थोड़ी फोकस में रखिए, कि वो खाने पीने की हाइजीन की हैबिट्स आप रखिए। इसके अलावा आप जो भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वट एवर दे आर सजेस्टिंग, गो विद इट। फियर उनका थोड़ा कम रखें डॉक्टर्स को लेकर के। मैनी अ टाइम पेरेंट्स भी इसलिए नहीं आना चाहते कि बच्चा बहुत रोना गाना करता है, तो कौन जाए, मतलब क्या ही है, ठीक ही तो है ना, ये फालतू में जाके रोएगा, दिल खराब होएगा। तो ये भी बचपन से आपको थोड़ी आदत डालनी चाहिए, उनको थोड़ा यूज टू करना चाहिए उसे। ठीक है सो साची मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी जो बहुत ही छोटी सी कैविटी किसी बच्चे को या एडल्ट को हो गया है ठीक है तो वो फ्यूचर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा जैसे उसने शुगर ज़्यादा खा लिया है या फिर कुछ भी ऐसी चीज ब्रश नहीं किया कुछ भी ऐसा किया जिससे कि बहुत छोटा सा उसको कैविटी लग गया है ठीक है Okay. एंड उसके बाद में उसने बिल्कुल प्रॉपर जो आपने बताया है सारी चीजें वो सारी कुल्ला करने लग गया एंड ब्रश दोनों टाइम कर रहा है सारी चीजें कर रहा है
तो अब ये जो छोटी सी कैविटी हुई है, ये उसको प्रॉब्लम देगी फ्यूचर में या फिर नहीं? अगर वो प्रिवेंटिवली सारी चीजें कर रहा है तो? प्रिवेंशन भी क्या, अगर केरीज हो चुके हैं तो आपको डेफिनेटली उसे क्लीन करा के उसे हम्म, फिल कराना पड़ेगा हम्म, एंड यू हैव टू गेट इट चेक कि बाय एनी चांस कुछ लेफ्ट हो गया या फिर आगे बढ़ तो नहीं रहा है। क्लीन कराना ज़रूरी है क्योंकि आप उसे वैसे ही रहने दोगे तो आपकी हाइजीन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, क्योंकि इट्स लाइक इन्फेक्शन आ गया है तो अब वो तो फैलेगा ना, फिर हम्म, इन्फेक्शन निकालने की ज़रूरत है। सो इफ देयर इज़ अ केरीज उसे रिमूव करें, उसे क्लीन करें, उसे फिल कराएँ, ऑल द प्रिवेंटिव एक्शंस लें एंड बचपन में अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कराएँ क्योंकि अगर आप वो दाँत रहने देंगे हम्म, तो वो डेफिनेटली आपके परमानेंट टूथ को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक बट है। लेट मी टेल यू वेरी हम्म, क्लियरली कि जो प्राइमरी टीथ होता है आपका, दूध हम्म, का दाँत होता है हम्म, ना, वो छोटा दाँत है बट उसकी रूट ना ऐसे फैले होते हैं। हम्म, क्यों फैले होते हैं? उसके नीचे जो बड होता है परमानेंट टूथ का होता है। तो पहले प्राइमरी टीथ आया आपका, आपने बचपन में उससे खाया पिया सब किया। जब ये नीचे से बड़ा जो परमानेंट दाँत हम्म, होता है वो पुश करता है उसे तो वो झड़ता है और फिर ये परमानेंट दाँत ऊपर आ जाता है। तो अगर ऊपर में कैविटी रहेगी और वो हम्म, करते-करते नीचे पहुँच गई रूट में, तो वो आपके परमानेंट टूथ तक भी पहुँचेगी। ठीक है। तो दिस इज़ लाइक कि अगर बच्चों को हुई है तो आप डेफ़िनेटली केरीज़ का इस पे तो ध्यान रखें। और बड़ों की बात है कि अगर आरसीटी तक नहीं पहुँचना है तो डेफ़िनेटली उसे क्लीन कराते रहो और ओके, या फिल कराओ। सो ये मेजर इम्पैक्ट भी डाल सकती है अगर ऑफ छोटा कोर्स सा भी इट्स अ अगर है वेरी तो। बिग इश्यू। एंड आपने अभी स्मेल का बारे में भी थोड़ा पहले बताया था, ये हुँ। क्यों आती है, मतलब क्या रीजन होता है? बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार हुँ। प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं फिर भी हुँ। स्मेल आती ही इट्स है। कॉल्ड हाइलिडोसिस। हम्म, तो इसके ना सिस्टमिक रीज़न भी होता है। एक तो हाइजीन, नॉर्मली लोग हम्म, सोचते हैं कि ब्रश नहीं कर रहा है इसलिए स्मेल आ रहा है। बट जैसे कुछ बहुत मैं 2-3 टाइप का हम्म, एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे थोड़ी फ्रूटी या कीटोन स्मेल आते हैं। हम्म, ये डायबिटिक पेशेंट्स में आते हैं। थोड़ी कुछ फिशी सी स्मेल आते हैं तो मतलब आपके लंग इश्यूज़ है कुछ। तो ऐसे अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रही है हम्म, तो एज़ आई टोल्ड यू माउथ इज़ लाइक फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट डिफरेंस कि आपको वहाँ पे हम्म, पता चलता है कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली गेट इट चेक्ड अप। ये कई बार इससे तो ठीक ठीक नहीं होगी कि आप माउथ वॉशेस करो या ब्रशेस करो, क्योंकि कितना कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे, आप मतलब पूरे दिन तो नहीं करते राइट होगे है, ना। राइट। सो फर्स्ट फिगर आउट कि वो जो ओडर है वो आपकी कौन सी सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। हम्म, वंस यू गेट डील विद दैट वन तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइक माउथ ओडर है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी ठीक एंड है। इट इज पॉसिबल। एंड ये जो हमारी अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना जिसको, हाँ। ये इतनी प्रॉब्लम क्यों देती है? ओके, सो ये एक्चुअली वेस्टेजियल हम्म, लाइक यू नो अपेंडिक्स हम्म, वेस्टेजियल ऑर्गन है, वैसे ही एक वेस्टेजियल टूथ है। वेस्टेजियल इसलिए है क्योंकि पहले लाइक यू नो जब ह्यूमंस इवॉल्व हो हम्म, रहे थे तो उनके पास जॉ बड़े थे क्योंकि हम बहुत कच्चा खाना खाते थे। हम्म, तो हमारे जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बड़े भी थे। बट अब नाउ एज वी आर ईटिंग कुक्ड फूड एंड ऑल दैट तो धीरे धीरे हमारे जॉ छोटे होते गए। हम्म, तो अब उसके पे स्पेस नहीं बचा है आखिरी वाले दांत का। एंड डेफिनेटली से तो हो सकता है कि आज से 10 मतलब कि मिलियन बिलियन साल बाद शायद और 1-2 दाँत कम हो जाए अगर हम बहुत सॉफ्ट खाना खा रहे हैं तो। ओके। बट दिस इज़ बेसिकली दैट कि वो स्पेस नहीं है पर ऑफ कोर्स बॉडी में उसका वो बोलते हैं ना, मतलब देयर इज़ अ सीड ऑफ दैट तो ऑफ कोर्स वो ग्रो तो करेगा बट स्पेस नहीं उसको ग्रो करने की, इससे वो ओके, प्रॉब्लम करता है। सो वो धक मतलब फोर्स करेगा बाकी जो अलाइन स्पेस दांत। बनाने की कोशिश कर रहा है वो बस कि मुझे बाहर आने दो। ओके। एंड आई बहुत सारे केसेस में इसको निकालना भी पड़ता है, मैक्सिमम केसेस में आजकल निकालना पड़ता है, मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस। केसेस। क्या रीजन है इसका? सिर्फ पेन ही एक मेन रीजन है या फिर कोई और कैविटी भी हो सकती है उसके कारण पूरे दांतों में फैल सकती है, ऐसे और क्या रीजन है? एक्चुअली थी, अगर जो टूथ है वो हम्म, पेन क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो फंसा हुआ है हम्म, आपके गम्स के अंदर फंसा हुआ है, या फिर वो आपके साइड वाले टूथ को पुश कर रहा है और बाहर नहीं आ पा रहा है। इस पूरे केसेस में सबसे पहले पॉकेट बनता है। पॉकेट में आपका खाना इकट्ठा होता है, हम्म, उससे आपके इन्फेक्शन बढ़ने पस के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये एक साइड हो गया। दूसरा होता है कि वो अगर ये सब इन्फेक्शन होने लगता है तो साइड वाले दांत को ना हम्म, कैविटी क्रिएट करने लगता है, विच इज़ अगेन अ मेजर इश्यू क्योंकि आपकी बाकी दाँत तो फंक्शनिंग है, हम्म, वो वाला आपका फंक्शनिंग नहीं है अभी। तो उसको आपको इस रीज़न से निकालना, प्लस उसकी शेप बहुत डिफरेंट होता है हमेशा, उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउ वेरी क्लोज टू द नर्व्स ऑफ योर लाइक यू नो हम्म, आपके मैंडिबल और उसके नर्व्स के बहुत क्लोज होता है। तो पेन जो होता है वो बेसिकली क्लोजनेस की वजह से ज़्यादा होता है ठीक एंड है। वो पेन मोस्टली आपके हेड पे रेफर करेगा, कान पे रेफर करेगा, जिससे शायद इसलिए लोगों को थोड़े-थोड़े मिथ होते हैं कि
दर्द इधर उधर तक जा रहा है। सो किस केसेस में, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा माने कि मुझे अगर कोई दाढ़ आ रही है तो मैं डायरेक्ट तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा ना कि चलो आगे निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्यों किस नहीं जाएंगे आप? क्यों जाना चाहिए, मुझे पहले ये बता दीजिए। अगर आपकी दाढ़ आ रही है, हम्म आपको दर्द हो रहा है, हम्म यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके। अगर आपकी दाढ़ नहीं है हम्म पर आपको जैसे बहुत पेन चल रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, हम्म यहाँ पे पेन हो रहा है, ये भी एक साइन है कि शायद आपका जो अकल दाढ़ है वो अंदर फंसा हुआ है, तब आपको तो डेफिनेटली निकालना बट चाहिए। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना, हाँ। जो मैंने खुद ने भी फेस किया है कि 3 से 4 5 दिन तक पेन रहता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या रीजन है इसका? और See, हाँ, this is the very big, ignorance of health you're doing for yourself. क्योंकि आपने कहा कि 3-4 दिन तक पेन होता है। पेन आपको 3-4 दिन तक फील हो गया, उसके बाद आपकी बॉडी को टॉलरेशन हो गया उसका। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फ्लेमेशन और पेन खत्म हो गया। दिस इज मेजरली जो मैंने कहा कि हार्ट स्ट्रोक एंड ऑल दैट बाय। अगर पेन है, आपकी बॉडी को पता है कि पेन चल रहा है, सिग्नल ब्रेन पे जा रहा है, वो यूज टू हो गया, लेकिन वो उसे डील करने के लिए कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है ना, स्ट्रेस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये तो कंसिस्टेंटली आपकी बॉडी में चल ही रहा है ना। आप इतनी छोटी सी चीज के लिए कि आपको पेन टॉलरेबल है 5 दिन के बाद, आप बहुत मेजर इम्पैक्ट करें अपनी बॉडी के लिए। ओके। सो और ऐसे क्या क्या, अगर जैसे अगर मैं इग्नोर करते हैं डेंटल हेल्थ को, और हार्ट के अलावा और कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, मेजर इश्यूज? के अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी रिलेटेड है इससे। इट एंड ऑल्सो लाइक माउथ इज प्रिकर्सर ऑफ दैट प्री कैंसरस लीजन, कि कैंसर के सिम्टम्स भी आपको मुंह पे सबसे पहले आने दिखते हैं। तो इट्स कनेक्टेड टू होल बॉडी डिपेंडिंग ऑन द विच सिम्टम यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। ओके। सो बेसिकली अभी जो न्यू जनरेशन है उसमें मैंने मेजरली देखा है कि बहुत कम एज में भी दांत जो है वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। अराउंड 40 45 50 में तो टूट जाते हैं, ठीक है। बहुत कम है लेकिन टूट रहे हैं लोगों के। सो उसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन सिंपली न्यूट्रिशन काफी कम है, ध्यान नहीं रख रहे हैं आप, प्लस हैबिट्स मैटर करती है कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बहुत चिकी भी है, चिकी पता है आपको, खाते हैं आप गुड़ की हाँ। क्या ना, काफी हार्ड है वो, लोग खाते हैं। अगर आप हार्ड प्रोडक्ट खाते हैं तो आपका जो ये गम्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, वो धीरे धीरे रिसाइड भी होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपकी हैबिट डिपेंड करती है, अब जैसे कुछ लोग हैं स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या फिर टोबैको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन सब से ना आपके जो ब्लड सपोर्ट है वो कम होता है, जिससे आपके अगर जिंजाइवा कम जा रहा है, नीचे जा रहा है, यही आपके टूथ का सपोर्ट है। एंड टूथ फॉल करने का रीज़न ये है कि आपको सपोर्ट नहीं है, तो अब दांत टिकेगा किस बेसिस पे? ओके। ऑल्सो पीपल आर नॉट गेटिंग इट क्लीन, इवन अगर ये कम नीचे जा रहा है उसके बाद आपका वहाँ पे ना देयर इज अ येलो प्लाक इकट्ठा होता है, तो उससे अगर आप क्लीन कराएंगे रेगुलरली, दैट विल हेल्प यू कि ये कम करे ये सारी चीजें, आपके टूथ के प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप मुझे एक इंसिडेंस के बारे में बता रहे थे, डेंटिस्ट को लेकर फूड सेफ्टी जो एग्जाम है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? सो अभी रिसेंटली मैंने खुद पढ़ा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की कोई पोजीशन थी, तो उसमें उन्हें मेडिकल फील्ड से पर्सन चाहिए थे। सो एक डेंटिस्ट ने अप्लाई किया, आई थिंक हिज नेम, आई डोंट नो हिज नेम, बट राजस्थान का केस है ये, एंड ही अप्लाइड इट फर्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट एंड देन ही वेंट टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड इट कि दे डोंट सी लाइक मेडिकल जो डेंटल है, दिस इज नॉट फील्ड ऑफ मेडिसिन, उसे आप इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर रहे हो फूड सेफ्टी के लिए। सो इट वाज स्पेसिफिकली कि इस पोजीशन के लिए डेंटिस्ट की जो पोजीशन है वो हम मेडिकल पोजीशन पे हम इक्विवेलेंट नहीं कर रहे हैं, जिसका बेसिकली एक रीजन है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा था कि हमें मतलब ये डिग्री में डेंटिस्ट के डिग्री नहीं थे। तो एक बात यहाँ क्लियर ऑफ होता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग और मिस यूजिंग इट एज कि दे आर मतलब सेइंग कि डेंटिस्ट्री डजंट बिलोंग टू मेडिकल। Firstly, constitutionally भी and very like even in medicine it's defined कि dentistry is a branch of medicine. I mean it's a part of your body, so of course it's a branch of medicine. It's a whole new speciality, क्योंकि like even dentistry में 8 अलग से speciality होते हैं आपके पास, आप यूज ही करें उसके बाद भी।
सो दिस वाज द केस एंड हाई कोर्ट ने देन ये किया था कि ओके फाइन, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको जॉब हायर करना चाह रहा है उसने जो रिक्वायरमेंट बोली थी वो नहीं है, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली दे बिरेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस कि नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फील नहीं है, इसका राइट किसी को भी नहीं है। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन दिस टू एवरीवन। एंड एक्चुअली बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके साथ जो मैंने आपको बताई थी, प्रॉब्लम ये है कि ना यूजुअली बड़े लोग सुना होगा डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर एंड ऑन अ स्टेज, पता है ये अच्छा मतलब हंसने के इट्स अ नाइस जोक, ओके, लाइक इफ अ कमेडियन कम एंड दे से दिस जोक तो मैंडेटरी समझते हैं, इट इज लाइक सम ऑफ द ब्रेड एंड बटर जोक्स, ओके, एंड दैट इज फाइन। बट जब आप ये करते हो किसी भी हेल्थ रिलेटेड फील्ड के साथ, नॉट जस्ट लाइक हम तो डेंटिस्ट्री की बात करें, there is also occupational therapy and physiotherapy. फिजियोथेरेपी यूजुअली फिजिकल, लाइक आपके कोई भी कारपेट टूटा है या फिर आपका कोई और फिजिकल इश्यूज है उसके लिए होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज लाइक किड्स विद हैविंग इशू विद हियरिंग, ऑडिटरी इश्यूज एंड स्पीच थेरेपीज, ये सारी इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट है। बट जब आप इसे एक हेल्थ और मेडिकल फील्ड से अलग करने लग जाते हो तो देन आप एक्चुअली जो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस, आप उसे भी आइसोलेट करो, एक स्टिग्मा क्रिएट करो कि अगर आप इसे मेडिकल फील्ड कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आप इन लोगों को मेडिकल पेशेंट भी कंसिडर नहीं कर रहे हो। अवेयरनेस भी उतना नहीं एग्जैक्टली, एंड इवन इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम दिस, तो फिर आप बताइए कि वो कैसे फाइट ऑफ करेगा। आई मीन जब उस फील्ड को वैल्यू नहीं मिल रही तो उसकी प्रॉब्लम को वैल्यू क्या मिल राइट राइट। सो साक्षी, अभी क्या है ना, मैं मे बी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी मैंने देखा है कि स्माइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो उसके लिए वो डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, डेंटिस्ट भी पूरा स्कैन करते हैं। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इनविज लाइनर के बारे में, ठीक है। सो टूथसी और ऐसे बहुत सारे अभी प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट, ठीक है। सो वो बेसिकली उनको दांत टेढ़े मेढ़े से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी स्माइल करे, उनका टैगलाइन ही है कि स्माइल करेक्ट करें, एस्थेटिक्स मैटर हाँ, है। ठीक है। सो ये किस हद तक सही है, और अगर करवाना है तो कैसे क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या हो? सो जो इनविजिबल अलाइनर्स है, सो दैट इज सिंपली कि वो आपके ऊपर बेस्ड है, वो आपके पास आते हैं, आप उसे लगाते हो और आप उसे निकालते हो। सो इसमें अगर आपकी चांसेस है कि वो बिगड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि परमानेंटली जैसे जो ऑथेंटिक मतलब जो ब्रेसेस है, जो स्टील ब्रेसेस है, सिरेमिक ब्रेसेस है, वो फिक्स्ड है, अब वो आप निकाल नहीं सकते हो। तो दे आर डूइंग देयर वर्क नाइट एंड डे एज कम्पेयर टू इनविजिबल वंस कि उसमें आप रिमूव करके आप लगाते हो। सो द आवर्स डिपेंड ऑन यू। इसकी वजह से थोड़े रिजल्ट्स वैरी कर जाते हैं, पर ऑन द अदर हैंड बोथ आर वेरी इफेक्टिव। ओके, एंड स्माइल को अगर हम लेके आए तो स्माइल करेक्ट हो सकती है? स्माइल डेफिनेटली करेक्ट हो सकती है, एंड आई थिंक आपने देखा होगा अभी कुशा कपिला इज वेरी मच फेमस फॉर दैट। ओके, हाँ, एंड इवन रेबल किड इज वेरी फेमस फॉर दैट कि यू नो आप वीनियरिंग करते हो, आप उसमें आपका प्रमोशन सेट होता है, सबसे यू नो ब्यूटीफुल स्माइल, गमी स्माइल बोली जाते हैं, जिसमें आपके गम्स के, आपके हीथ के और आपके उससे प्रपोर्शंस काफ़ी वो होते हैं, डिपेंड विद योर फेस, आपकी पूरी फेशियल प्रोफाइल होती है, आपकी स्माइल टिक की जाती है विद दैट, यू नो, विद वीनियरिंग, विद लाइक गम प्लास्टी, आपको फिर परफेक्ट स्माइल ले जाते हैं। सो साची, आप बुक्स भी लिखते हैं ना? Exactly. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? Okay, so basically I started like a starter. मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया। इसमें हम हेल्थ केयर ब्रांड्स और डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं अपने आप को पोजीशन करने के लिए इन मार्केट में। सो द बुक दैट है मेरी फर्स्ट बुक अभी नवंबर में लॉन्च हुई थी। इट्स कॉल्ड द एडवेंचर्स ऑफ चॉपर चिक एंड बैटल ऑफ स्किन हीट, जिसमें हमने डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात किया था, जिसपे हम डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज को एज अ मॉन्स्टर प्रेजेंट करते हैं, एंड दे आर लाइक दीज 3 किड्स हु आर सॉल्विंग दिस मिस्ट्री एंड डिफीटिंग दीज मॉन्स्टर। तो अब हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ चॉपर चिक एंड द टूथी टेरर्स, जिसमें हम डेंटल इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा इंटेंशन ही ये है कि हम अवेयर करना चाहते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है डेंटल इश्यूज़ को लेके, तो है ही है, बट रेस्ट ऑल द हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी इक्वली वी वांटेड कि हम इसे चिल्ड्रन कुक की तरह हमने स्टार्ट किया, सो दैट फर्स्टली किड्स कैन बी रीड, किड्स के पेरेंट्स पढ़ें ताकि वो अवेयर हो, अपने बच्चे को अवेयर कर सके। इसके अलावा इसका ऑल्सो हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं
उनको इतनी बहुत जल्दी मिस हो जाते हैं ना कि वहम बता दिए जाते हैं। तो इसके थ्रू हम कहानियों के थ्रू एज अ कार्टून्स के थ्रू बिकॉज उनको एजुकेट करना चाहते हैं ताकि वो ऐसे इस चीज़ में फॉल ना करे और अपने हेल्थ का ज्ञान बेटर रख सके। नेक्स्ट बुक कब आने वाली है आपकी? नेक्स्ट बुक हमारे मार्च एंड में अप्रैल बिगनिंग में है एंड एक्चुअली इट इज़ विद अ डेंटल कनेक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन हिम। इट्स कॉल्ड गिल्स डेंटल क्लिनिक ऑफ भोपाल। हमने उनके डेंटिस्ट के साथ किया है। एक्चुअली वी आर हमारी इंटेंशन ये है कि हम सारे डॉक्टर्स सारे फील्ड्स के डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट करके इसे क्रिएट करें ताकि ये और बेटर हो टू द पॉइंट क्लिनिकल बट फन। We want it to be inspirational awareness but accurate. अच्छा, ये जो आपकी बुक्स हैं, इनका नाम ऐसा क्यों लग रहा है बिल्कुल मार्वल टाइप का जो है ये थेनोस आने वाला है एंड मारने वाला है तो ये इसी से तो एक्साइटमेंट होता है ना कि एटलीस्ट पीपल जस्ट फॉर द फन भी पढ़ने और कुछ सीख के चले जाए ओके। सो साची, थोड़ा सा व्यूअर्स को आप आपके बारे में बता दीजिए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं? Okay, so I graduated from Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences. ओके। उसके बाद I joined as a RMO in a public health center. ओके। सबसे पहले it was a general hospital and then I shifted to TB center. And then after a few months, I quit the medical field. Then I started working for there's a called Bali. It's a magazine for children. एक है द म्यूजिकल थेरेपी। तो मैं उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग मार्केटिंग मटेरियल्स बनाती थी। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड आई गॉट अ चांस टू वर्क विद इंडियन आर्मी। उनके लिए मैंने कैक्स एजुकेशन कॉमिक बनाया है थ्रू अ कंपनी कॉल्ड उड़चलो। And then I ultimately started my own company जिसमें मैं डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर ब्रांड्स को हेल्प करती हूँ with my experience जो मैंने freelancing से पूरे have got it to help them to place them in market and connect them with the right audience without any deflection and wrong influences like the Instagram पे जैसे मेरे ओके। सो अभी आपने बताया आपने जो आप हॉस्पिटल में वर्क करते थे आपने वहाँ से क्विट किया, क्या रीज़न था आपका क्विट करने का? या फिर आपको आपके स्टार्टअप या फिर करियर ग्रोथ चाहिए था इसलिए आपने क्विट किया? While I was working there, I was quite happy, but there were few incidences. It was not acceptable to me. It gave me a shock about the medical culture. जैसे कि एक बार मुझे RMO is a position जहाँ पे आपको mostly observe करना रहता है, help करना रहता है। तो there came a case and वहाँ पे जो on duty doctors थे, they were looking for it. And एक बच्चा था, parents आए थे उसके साथ. They were not that well off. Definitely were walking on a road and उनके बच्चे को धक्का लगा और बच्चा गिर। तो उसकी उन्होंने bandaging की. But as he got over the बच्चा fell, तो they asked कि मतलब ठीक है chest x-ray कराना। So I asked them कि usually chest x-ray आपको problems दिख जाते हैं कि उससे पहले भी टेस्ट एक्सरे कराने से करें कि आज दिन क्या आप लेटो लेटने पे उठ पा रहा है, क्या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है क्या लेटने पे। दीज आर द साइंस कि आपका कोई फ्रैक्चर है, पेन भी एज अ हो रहा है इस बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उस बच्चे को, बट दे स्टिल वेंट फॉर इट। द इशू इज नॉट दैट प्रिकॉशन लेना चाहिए, बट द फैमिली डिडंट लुक कि वो अफोर्ड कर सकते 400 रुपये का एक्स्ट्रा। दैट फैमिली केम क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसे इसकी केयर है, वो डर गए, वहीं पे इंसिडेंट हुआ तो वो आ गए। पर फॉर अ फैमिली जो शायद दिन में 500 रुपये नहीं कमा पा रही, उसको हम 500 रुपये स्पेंड कराए। हम ये भी बोल सकते थे ना कि आप एम्स में चले जाइए, इफ किड इज ब्रीदिंग तो आप एक सरकारी अस्पताल में जाके एक्सरे करा लीजिए जहाँ पे बहुत सस्ते में हो जाएगा। शायद उनके पास आयुष्मान कार्ड हो तो फ्री में भी हो जाएगा किसी रीजन से। बट दिस वॉज समथिंग कि पूरी तरीके से कहीं लोग गलत नहीं होता है कि सम डॉक्टर्स डेफिनेटली टेक एक्स्ट्रा मनी एंड दे फॉरगेट कि आप एटलीस्ट लोगों को देख के आप करना चाहिए, नीड एंड नेसेसिटी के अकॉर्डिंग करना हो जाएगा। एंड दिस वॉज समवेयर मेरे लिए एक ट्रिगरिंग एक्शन था कि मुझे अब ये गैप ब्रिज करना है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो राइट डॉक्टर्स हैं, वो एक राइट पेशेंट की तरफ पहुँच पाए, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी पता चले, उनकी अवेयरनेस हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट यू कि मैं कोई गूगल बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बता दूँगी वो सही होगा कि नहीं। दीज आर द थिंग्स एंड देन यू चूज द राइट डॉक्टर एंड आप उनकी एडवाइस में। सो ये जो इश्यूज अगर कोई और पर्सन फेस कर रहा है
तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे कुछ हुआ, ठीक है, एंड मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने बहुत से रिपोर्ट्स या कुछ ऐसा लिख दिया, तो मैं क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ जिससे कि ये इश्यूज ना हो? सी फर्स्ट थिंग आपको वहाँ पे जैसे जाते हैं अगर रिपोर्ट सिंपली ऐसी होती है कि अगर आपको टेस्ट बोला गया है तो यू कैन टेक योर टाइम टू गेट टेस्ट लेने से पहले या आपको दवाई प्रिस्क्राइब की तो आप दवाई लेने से पहले एक दो कंसल्टेशन कर सकते हैं. दिस इज वॉट इवन आई डू एंड सजेस्ट माई फैमिली फॉर कि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो एट मोस्ट उनकी कंसल्टेंसी 500 रुपये देनी होगी. आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए उसे भी 500 रुपये की दीजिए. ठीक है, 1000 रुपये में एटलीस्ट यू विल गेट अ कंफर्मेशन कि क्या मुझे जो रेस्ट 10,000 लगाने हैं 5,000 लगाना है टेस्ट के मेडिसिन के मिला के वो नेसेसरी है या और कोई कम चीज़ पे हो सकता है. दो डॉक्टर की ओपिनियन लेने में कोई गलत बात नहीं है. आप किसी को डाउट नहीं कर रहे हो, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट बीइंग श्योर अबाउट योरसेल्फ जो आपको होना चाहिए. ओके. एंड जैसा कि अभी आपने बोला, जैसे एक्सरे एंड बाकी सारी चीज़ें देना, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की सैलरी पर भी इम्पैक्ट करता ही होगा, इंसेंटिव्स होते होंगे. ये मोस्टली ये हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ है कि आप जितना करोगे मनी कम से. और अगर किसका प्राइवेट क्लिनिक है तो डेफिनेटली उनके जो कनेक्शंस रहते हैं. मोस्टली मुझे ये जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो अगर ऐसे एसोसिएशन के साथ ही क्लिनिक खोल पाता है. यू विल मोस्टली फाइंड इट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉट ऑल बट वेरी फ्यू. सो इवन चूजिंग द राइट हॉस्पिटल ऑल्सो मैटर. इसके अलावा थोड़ी इंडिया में एक प्रॉब्लम चल रही है विच इज़ की इन नेम ऑफ जूनियर डॉक्टर्स पे देयर आर नॉट एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स. ओके, सो अभी आप एमबीबीएस एंड जनरल फिजिशियन की बात कर रहे थे. ये लोग अर्निंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो एक डिसेंट. और सो डेंटिस्ट जो होते हैं उनकी सैलरी भी इतनी ही कुछ अराउंड होती है, या फिर वो उनकी क्या सैलरी होती है, मतलब कि? डेंटिस्ट्री इज अ स्किल बेस्ड थिंग. अगर आपके पास स्किल है डेफिनेटली यू कैन बी वेरी रिच. पर अगर आप स्किल नहीं है डेंटिस्ट्री वॉज एवरीथिंग ना, क्योंकि हम निकलते हो और आपको क्लिनिक खोलना है. क्लिनिक इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. आपको वहाँ पे सिर्फ अपना काम अच्छा नहीं करना है, आपको अपने पेशेंट के साथ बिहेवियर भी अच्छा करना है, आपको उसको मार्केटिंग भी प्रॉपर करनी है, आपको उसका मैनेजमेंट भी अकेले करना है. सो इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कमा सकते हो. पर मोस्टली इस तरह के इस फील्ड में भी कोई बच्चा एंटर करना चाहता है तो उसे मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि यू कैन कम विद दिस माइंडसेट कि मुझे कोई जॉब देनी हो. ये जॉब वाली फील्ड नहीं है, ये बिजनेस वाली फील्ड है, क्लिनिक डालने वाली फील्ड है. क्लिनिक इज अ बिजनेस. तो अगर आप इस माइंडसेट की हो, आप इसलिए प्रिपेयर्ड हो तो यू शुड एंटर इट. एंड आई कैन मुझे लगता है इसलिए थोड़ा इंडस्ट्री ना इस बात से थोड़ी मतलब वैल्यू भी नहीं थी इतने टाइम से, क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे थे कि आप आ रहे हो इस फील्ड में, आपको समझना चाहिए कि आपको करना क्या पड़ेगा. यू कान बी सेटिंग अराउंड हम गवर्नमेंट से मांग रहे जॉब होनी चाहिए. मतलब डेफिनेटली सीट्स ज़्यादा बढ़नी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको हम बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सके. थोड़े कम मनी में कम ट्रीटमेंट चार्जेस हों. फॉर दैट वी डोंट नीड मोर डेंटिस्ट देयर. पर इसके अलावा मेजरली ये फील्ड इफ यू वांट टू गो फॉर अ मनी अर्निंग फैक्टर इज अ क्लिनिक बेस्ड कि आपको कुछ सेटअप बिजनेस करना पड़ेगा. हाँ एग्जैक्ट. ओके, साक्षी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग अगर आज मैं दोहराता हूँ उन प्रॉब्लम्स को, तो 10 साल के बाद मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा. So currently, if you're like continuing to eat processed food a lot and not taking proper care of your dental hygiene, that is definitely going to impact you. ठीक है. डेंटल हाइजीन में सिर्फ आपका ब्रशिंग भी आता है, टंग क्लीनिंग भी होता है, फ्लॉसिंग भी होता है. टंग क्लीनिंग से क्योंकि टंग इज अ प्लेस जहाँ पे आपके काफी बैक्टीरिया होते ही होता है. यू विल नोटिस इट कि इवन माउथ ओडर का कई बार रीजन ना टंग में क्योंकि आपने क्लीन नहीं किया प्रॉब्लम एंड सारा जो चूइंग से है खाने का सारा ऑर्डर उसमें चिपका हुआ है, बेसिकली प्लांट चिपका हुआ है. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर आ रहा है या फिर आपके माउथ में अलग इन्फेक्शन हो रहे हैं. तो दीज बेसिक क्लीनिंग अगर आप करते रहे एंड एनी टाइम यू सी थोड़ा भी पेन हो रहा है, आपको नर्व सेंसेशंस हो रहे हैं, गेट इट चेक ऑन अ फर्स्ट को. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी बहुत इनिशियल जो डॉट्स ऑफ क्यूरीज होता है वो फ्लोराइड एप्लीकेशन से भी, टॉपिकल एप्लीकेशन से भी स्टॉप हो सकते हैं. लेकिन यूजुअली लोग कितनी छोटी चीज़ के लिए जाते हैं
तो एज मच एज प्रिवेंटिव चीज़ें आप कर सके वो कीजिए। अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे तो टूथ के साथ प्रॉब्लम यही है कि इट्स नॉट अ ग्रोइंग टिश्यू ना, इट्स लाइक कि ये एट मोस्ट लाइव है कि आपकी नर्व्स डैप मतलब कि यू विल फील द पेन, बट कुछ ग्रो नहीं होने वाला है once यू लूज दिस थिंग। तो इसका ध्यान रखना डेफिनेटली ज़रूरी है। अच्छा, टूटने के बारे में तुमने बहुत बात कर ली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके टूटने का फिर से आ जाते हैं अगर 90 के बाद में, ठीक है। वैसे तो अभी 90 की एज भी बहुत वो दार नहीं होता, वो एक्चुअली बोन ग्रो होती है। ओके। दैट्स मोस्टली अब है कि जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दांत लाइक यू नो शेड ऑफ हो जाते हैं, तो फिर आपका जो गम है, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इट्स अ टू वे थे कि जो गम्स है वो आपके टूथ को सपोर्ट करें। अब टूथ चला गया तो गम नीचे आ गई, वो आपकी बोन पे, बोन है इधर गम है, उसके नर्व्स के कनेक्शन है, यहाँ पे दांत नहीं, तो दार गया, उसके बाद गम से वो नीचे आ गए, बोन पे आ गए, एंड बोन लाइक होते हैं रीग्रो होने लगते हैं कई बार, तो वो बोन ऊपर आ जाते हैं एंड उसके लिए हमें फिर बोन पैक करनी पड़ती है। ओके, तो दाद नहीं है वो। वो दांत नहीं है। ओके। एंड आपने लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग लाइक ना, टंग क्लीनर्स होता है मॉर्निंग इवनिंग, उसके साथ आप स्क्रैप ऑफ करें, इससे ज़्यादा जोर से मत करना, चोट मत पहुंच सकते हैं आपके, बट लाइटली यू विल फाइंड लाइक इन येलोइश वो होगा जैसे इट कन्वर्ट्स। आप डेंटिस्ट के पास जाके करवाने की बात कर रहे डेंटिस्ट के पास नहीं होता है या हो? भी करना नहीं करना होता पक्का। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच साक्षी, आपने मोस्टली टीथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर ही आंसर किया है, ठीक है। एंड मोस्टली व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके भी सारे जो भी हाइजीन मेंटेन कैसे करना है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर